नमस्कार, मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खेकड़ा बागपत में व्यवसाय मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारे प्रसंग जो टॉपिक है वो है कंप्रेसर एंड उसके टाइप्स। कंप्रेसर क्या होता है और कितने तरीके के होते हैं, क्या उनकी एडवांटेज होती हैं और क्या डिसएडवांटेज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्रेसर से। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर से जाने से पहले मैं आपको कंप्रेसर के बारे में कुछ बता देता हूँ। कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेसर के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला, वो क्या करता है, रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है, जो हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको क्या करता है, फ्लो करवाता है रेफ्रिजरेंट को पूरी साइकिल के अंदर, मतलब रेफ्रिजरेंट के फ्लो को मेंटेन करता है। और दूसरा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाले रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करता है। कंप्रेस होने के बाद रेफ्रिजरेंट का प्रेशर और उसका टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं और रेफ्रिजरेंट को पूरी रेफ्रिजरेशन साइकिल का हार्ट कहा जाता है। मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसके बिना रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो ही नहीं सकता और पूरी साइकिल नहीं चल सकती। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्रेसर से। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में आपके दो तरीके के कंप्रेसर आते हैं। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और दूसरा डायनामिक या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कौन से होते हैं? जिनमें प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग वी, वी मतलब वॉल्यूम। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं एयर के या रेफ्रिजरेंट के और हमारी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाती है, मतलब वॉल्यूम हमारी कम हो जाती है और प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। दूसरा डायनेमिक कंप्रेसर, इसको केस में क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए रोटेटिंग इम्पेलर टू द एयर। एक इम्पेलर होता है, इम्पेलर मतलब एक फैन होता है या फैन का ब्लेड बोल देते हैं इम्पेलर को। वो रोटेट होता है जब हाई स्पीड में, तो उसकी एनर्जी जो है ट्रांसफर हो जाती है किसमें? इम्पेलर में। ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए रोटेटिंग इम्पेलर टू द एयर। इम्पेलर की एनर्जी जो है वो किसमें ट्रांसफर हो जाती है? एयर में, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर हमारे सबसे पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। रेसिप्रोकेट मतलब जो ऊपर और नीचे होता है। दूसरा होता है रोटरी कंप्रेसर, जैसा आप नाम सजेस्ट कर पा रहे हैं, रोटरी मतलब रोटेशन से संबंधित है। उसके बाद स्क्रू कंप्रेसर और सबसे लास्ट में डायनेमिक कंप्रेसर में हमारा आता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इसके जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर या फिर इम्पेलर वर्ड इसमें क्यों यूज करा है। तो इसलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में सबसे पहले क्या आता है हमारा? सबसे पहले तो हमें पता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, ये लिखा हुआ है, इसमें अंडरलाइन भी हुआ है, दिस कंप्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप कंप्रेसर मीनिंग दैट द इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर बाय रिड्यूसिंग इट्स वॉल्यूम। हम क्या करेंगे? एयर का प्रेशर को बढ़ा देंगे जिससे उसकी वॉल्यूम को कम हो जाएगी, या उसकी वॉल्यूम घटा देंगे और एयर के प्रेशर को बढ़ा देंगे। दूसरा, कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू द रेसिप्रोकेटिंग इंजन ऑफ ए व्हीकल। जो हम टू व्हीलर यूज करते हैं, बाइक हम यूज करते हैं, उसमें जो इंजन होता है वो भी क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग इंजन होता है। उसमें भी एक पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंडर वाल्व होते हैं, कनेक्टिंग रोड होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है। उसमें भी पिस्टन हमारा ऊपर नीचे मूव करता है, जिसमें सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये होते हैं। चार स्ट्रोक होते हैं
और 2 स्ट्रोक होते हैं, तो इसलिए 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन भी बोला जाता है। तो किसकी तरह है रेसिप्रोकेटिंग इंजन? ऑफ ए व्हीकल जैसे होता है उसकी तरह ही ये कंप्रेसर होता है। थर्ड, कंप्रेसर का क्या कार्य है? ड्राइंग गैस, गैस को निकालता है किससे? सिलेंडर से, उसको कंप्रेस करता है एंड सेंड कर देता है किसको? भेज देता है किसको? होल्डिंग टैंक और सप्लाई लाइन, जो उसके बाद कंडेंसर होता है। तो क्या करेगा? गैस को खींचेगा, निकालेगा, उसको कंप्रेस करेगा और किसे भेज देगा? आगे सप्लाई लाइन में। दिस साइकिल इज रिपीटेड कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ कंप्रेस्ड गैस। ये साइकिल रिपीटेड चलती रहती है कंटिन्यूअसली गैस कंप्रेस होती रहती है और वो कंप्रेसर आगे गैस को भेजता रहता है। फोर्थ पॉइंट, अवेलेबल आइदर एज एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में कंडेंसर के बारे में जब पढ़ा था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो मेरी देख लें, कंडेंसर और उसके टाइप्स के बारे में। तो ये 2 तरीके के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हम इसका डायग्राम देखते हैं एक्चुअली होता कैसा है और वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा डायग्राम है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। इसमें आपकी पिस्टन होता है, पिस्टन के बाद ये कनेक्टिंग रोड होती है, क्रैंक शाफ्ट होता है, ये होता है इंजन का बोर या पिस्टन का बोर, इसमें कनेक्टिंग पिन लगी होती है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रोक करते हैं। जैसे हमारा जब कंप्रेसर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कंप्रेसर या पिस्टन जो है हमारा, वो ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो उसमें 2 वाल्व होते हैं, एक होता है सक्शन, एक होता है डिस्चार्ज। तो एक वाल्व लगा होता है ऐसे और दूसरा वाल्व लगा होता है ऐसे। मतलब अगर जब ऊपर से नीचे की तरफ पिस्टन जब आएगा तो इसमें सक्शन वाल्व तो क्या होता है? ओपन हो जाता है और डिस्चार्ज वाल्व क्लोज हो जाता है। तो जब सक्शन वाल्व ऊपर ओपन हो जाता है, तो जब पिस्टन ऊपर से नीचे आता है तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? पिस्टन में भर जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये है ये वाली चीज, ये जब ये रोटेट करेगी तो ये पिस्टन जो है, ये पूरा पिस्टन है, ये क्या होएगा? नीचे की तरफ आएगा, ऊपर जो रेफ्रिजरेंट वो भर जाएगा इसमें। तो उसको हम बोलते हैं सक्शन स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं उसको, सॉरी। उसके बाद सक्शन स्ट्रोक हमारा हो गया, रेफ्रिजरेंट उसमें भर गया कंप्रेसर में। उसके बाद जब पिस्टन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेशन स्ट्रोक। क्या? कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें क्या होता है? जो सक्शन वाल्व होता है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, और जो डिस्चार्ज वाल्व होता है वो खुल जाता है। तो किसी भी चीज को जब हम कंप्रेस करेंगे तो उसका क्या होगा? प्रेशर जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर तो उसका ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है, क्योंकि जब रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में से आता है तो वो वेपर फॉर्म में होता है। वेपर का मतलब कि वो लिक्विड से वेपर बन चुका है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो टेम्परेचर तो पहले ही बढ़ा हुआ होता है, प्रेशर और बढ़ जाता है कंप्रेस होने के बाद। उसके बाद ये ऐसी मूवमेंट करता रहता है, रेसिप्रोकेटिंग इसलिए नाम दिया गया है कि कभी पहले नीचे से ऊपर से नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है। जब ऊपर से नीचे आता है तो रेफ्रिजरेंट इसमें यहाँ फिल हो जाता है, और जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है और डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है। तो डिस्चार्ज वाल्व खुलने के बाद रेफ्रिजरेंट यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा हर एक कंप्रेसर की अलग अलग वर्किंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग क्यों नाम दिया गया, दोबारा बता रहा हूँ। ये पहले ऊपर से नीचे आता है और फिर नीचे से ऊपर जाता है। तो ये जो इसका मूवमेंट है नीचे ऊपर ऊपर नीचे, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट कहलाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब देखते हैं इसकी
एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेज पे देखते हैं। इनिशियल कॉस्ट जो है, मतलब अगर इसको हम इंस्टॉल करते हैं जब, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट जो आती है वो क्या होती है, लोअर, मतलब कम होती है। मतलब स्टार्टिंग में तो जब इसको हम करते हैं इंस्टॉल तो कम होती है, पर बाद में ये महंगा पड़ता है, क्योंकि मूव होता है, पिस्टन जो है घिस जाता है, पिस्टन रिंग घिस जाती है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग कॉस्ट इसकी लोअर है। उसके बाद एबल टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फ्लो, ये क्या करता है, कंटिन्यूस लगातार गैस को कंप्रेस करता रहता है और फ्लो प्रोवाइड करता रहता है। थर्ड है एबल टू प्रोड्यूस बोथ हाई पावर एंड हाई प्रेशर, ये दोनों काम एक बारी में करता है, हाई पावर भी प्रोड्यूस करता है और हाई प्रेशर भी प्रोड्यूस करता है। उसके बाद डू नॉट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ऑयल कैरी ओवर, ऑयल कैरी ओवर का मतलब जो कंप्रेसर में ऑयल होता है जिससे पिस्टन रोटेट करता है ऊपर नीचे, ताकि उसमें घर्षण ना हो, फ्रिक्शन ना आए, तो उसमें ऑयल, कंप्रेसर में ऑयल लगा होता है। इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि ऑयल आ जाए कंप्रेसर में या गैस में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एडवांटेजेस। अब बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। पहली बात, इसकी हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस होती है। क्या इसकी कॉस्ट जो है वो, मेंटेनिंग कॉस्ट जो है वो क्या है, हाई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मूविंग पार्ट्स होते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट हाई रहती है, तो मेंटेनेंस ज्यादा होगा। उसके बाद रेसिप्रोकेशन ऑफ द सिलेंडर कॉजेज वाइब्रेशन, जब सिलेंडर ऊपर नीचे जाता है तो वो क्या करता है, एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए इसका ऑपरेशन जो है वो नॉइजी होता है, वो आवाज करता है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेज। उसके बाद हम सेकंड कंप्रेसर के बारे में आपको चलते हैं। क्या है, रोटरी कंप्रेसर, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, रोटरी मतलब रोटेशन से संबंधित है, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या होता है। द रोटरी कंप्रेसर हैव टू रोटेटिंग एलिमेंट लाइक गियर्स, इसमें दो रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं, जैसे गियर्स होते हैं। गियर्स आपने देखे होंगे ऐसे ऐसे, ये गियर्स होते हैं, आपकी बाइक की जो चैन होती है उसमें भी ऐसे ऐसे गियर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक गियर यहाँ पे होता है, ये गियर इसमें बीच में फंसे रहते हैं, ठीक है। मतलब अगर ये वाला गियर अगर इधर की तरफ रोटेट करेगा तो ये खांचे इसमें गियर के जो टीथ है इसमें फंसे रहते हैं, तो ये भी इसको किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाएगी। अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाली गियर ऐसे रोटेट होगी, ठीक है। तो इसमें दो गियर की तरह इसमें रोटेटिंग दो एलिमेंट्स होते हैं। बिटवीन दी रेफरेंट इज कंप्रेस, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको, इन दोनों गियरों के बीच में जो स्पेस है ये वाला, इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होता है। इन दोनों के बीच में रेफ्रिजरेंट, जब इन दोनों जैसे गियर ऐसे हो गई है तो इनके बीच में यहाँ रेफ्रिजरेंट होता है, और दो ये रोटेटिंग शाफ्ट या रोटेटिंग डिवाइस होती है, दो इन दोनों के बीच में वो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है यहाँ से जब दोनों मूव करते हैं। उसके ऑपरेशन देखेंगे कैसे होता है। तो इसमें ये पंप्ड रेफ्रिजरेंट लोअर टू मॉडरेट कंडेंसिंग प्रेशर होता है। सेकंड थिंग है, कैन हैंडल स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड प्रोड्यूस लेसर प्रेशर, ये जहाँ छोटी यूनिट के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल वॉल्यूम गैस के लिए इस्तेमाल होता है, और प्रेशर भी इसका कैसा होता है, कम होता है। ये कहाँ यूज होता है, बहुत फ्यूअर एप्लीकेशन है, बहुत कम एप्लीकेशन है जहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। टिपिकली यूज टू पावर स्मॉल कूलिंग डिवाइस, जैसे मैंने आपको बताया ये इसकी कैपेसिटी कम होती है, तो ये स्मॉल कूलिंग डिवाइसेस में यूज होता है। सच एज विंडो एयर कंडीशनिंग हो गया आपका 1 से 1.5 टन का, ये जो एसी हो गए इनमें, पैकेज टर्मिनल एयर कंडीशन हो गया, हीट पंप हो गया, मतलब 5 टन कैपेसिटी, कितनी 5 टन तक के अगर हमारे पास सिस्टम है या डिवाइस है, यूनिट है, उसमें हम रोटरी कंप्रेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज्यादा में ये नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टू मेन टाइप्स ऑफ रोटरी कंप्रेसर, पहले आता है स्टेशनरी ब्लेड और दूसरा रोटेटिंग ब्लेड। स्टेशनरी जैसे आप नाम से सजेस्ट कर पा रहे हो, स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, जिसका ब्लेड रुका हुआ रहता है, और दूसरा रोटेटिंग मतलब जिसका ब्लेड जो है वो रोटेट करता रहता है। दो तरीके के होते हैं। स्टेशनरी ब्लेड में क्या होता है, विच रिमेन फिक्स्ड, स्टेशनरी रिमेन क्या होता है, फिक्स्ड रहता है, एंड पार्ट ऑफ द बॉडी असेंबली,
जो बॉडी का जो हमारी कंप्रेसर की जो बॉडी है उस पर क्या रहता है, ये ब्लेड फिक्स रहता है, रुका हुआ रहता है, हिलता नहीं है। इन बोथ टाइप द ब्लेड प्रोवाइड कंटिन्यूअस प्रिंटिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट वेपर। दोनों ब्लेडों में क्या होता है, ये रेफ्रिजरेंट का वेपर को कंप्रेस करता रहता है। दूसरा होता है रोटेटिंग ब्लेड ऑफ कंप्रेसर, वो किसमें होता है, बूस्टर कंप्रेसर कहते हैं जिसको, कैस्केड सिस्टम जो होता है आपको उसमें यूज होता है। दिस नेम कॉमनली गिवन टू द फर्स्ट कंप्रेसर इन ए कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम एक होता है जिसके अंदर इसको रोटेटिंग ब्लेड का नाम दिया गया है। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं कि रोटरी कंप्रेसर कैसे वर्क करता है। मैं कोशिश करूंगा आपको डायग्राम में ही समझाने की, बाकी मैं सेपरेट इनकी वीडियो अलग से बना भी दूंगा। ये हमारा देखो सामने से है, ये डोम होता है पूरा, यहाँ से ये पैक होता है, हमने सामने का हिस्सा काट रखा है और फ्रंट से भी इसको 2D डायग्राम में दिखा रखा है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये सिलेंडर होता है इसका, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको जो ब्लैक जगह दिख रही है, ये खाली जगह यहाँ दिख रही है, ये क्या है, सिलेंडर, जिसके अंदर रेफ्रिजरेंट क्या है, भर जाता है। उसके बाद ये हो गया रोटर, ये जो बीच का हिस्सा है ये क्या है, रोटर, ये रोटेट करता है और उसके अंदर ब्लेड्स लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ये, और 2D डायग्राम में भी ये है आपके ब्लेड्स। ये सक्शन साइड है और ये डिस्चार्ज साइड है, ठीक है। यहाँ से आपको पूरा प्रॉपर नहीं दिखेगा, जब आप ITI में प्रैक्टिकल करेंगे इसको, जब डोम को काट के हम अंदर से देखेंगे तब आपको ये दिख सकता है। 2D में इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो क्या होता है, यहाँ पे 2 पोर्ट होते हैं, जैसे हम यहाँ कोशिश करते हैं, हमने इस पोर्ट को दे दिया सक्शन पोर्ट नाम दे दिया और इसको डिस्चार्ज पोर्ट नाम दे दिया, S फॉर सक्शन एंड D फॉर डिस्चार्ज। तो सक्शन पोर्ट से रेफ्रिजरेंट जब अंदर आता है, यहाँ पे आ गया रेफ्रिजरेंट, उसके बाद ये रोटेट होता है। ये रोटेट ऐसे होता है बाउंड्री से बिल्कुल लगता हुआ, थोड़ा सा ये इसेंट्रिक होता है, मतलब पूरा ये सर्कल में रोटेट नहीं करता, थोड़ा सा साइड्स की बाउंड्री से हट के रोटेट करता है। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट क्या है, यहाँ रेफ्रिजरेंट हमारा भर जाता है। जैसे जैसे ये इस तरफ ऐसा होता रहता है, यहाँ पूरे में रेफ्रिजरेंट यहाँ पे भरता रहता है। उसके बाद जब यहाँ तक पहुंच जाता है तो ये सक्शन वाल्व क्या हो जाता है, बंद, या और डिस्चार्ज वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। उसके बाद जब ये वापस सेकंड राउंड लगाता है, जब ये सेकंड राउंड यहाँ से लगाएगा तो ये तो पोर्ट, ये सक्शन पोर्ट तो बंद हो चुका, तो अब क्या करेगा, इस रेफ्रिजरेंट को क्या मिलेगी, कंप्रेस करता है वो। जैसे जैसे इसके पास जाता रहेगा, रेफ्रिजरेंट का स्पेस जो है वो कम होता रहेगा और उसको ये रोटर क्या करता रहेगा, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता रहेगा, और कंप्रेस होने के बाद ये डिस्चार्ज पोर्ट खुल जाएगा और यहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है हमारा रोटरी कंप्रेसर। इसमें एक फिक्स्ड ब्लेड और स्टेशनरी ब्लेड जो देखे थे हमने, वो यही होते हैं, ठीक है। अब इसकी देख लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ऑपरेशन यहाँ भी दिखा रखा है इसका, देखो अगर आप देखना चाहें कि एक इसेंट्रिक काम करता है। ये देखो यहाँ से इसका रेफ्रिजरेंट जो है वो सक्शन पोर्ट से, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट, ये आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ मार्क से, यहाँ से रेफ्रिजरेंट भर गया। धीरे धीरे जब ये यहाँ पे पहुंचता रहता है, इसमें पूरे में रेफ्रिजरेंट क्या है, भर जाता है। उसकी देखो, ये देखिए पूरा भर गया। मैंने ये रोटेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ये देखो डायरेक्शन यहाँ दे भी रखी है वैसे। तो इसमें धीरे धीरे जैसे ये रोटेट होता रहेगा, ये इसके ब्लेड हैं, ये इसमें पूरे में रेफ्रिजरेंट क्या है, भर जाएगा। अब ऐसा मोमेंट आएगा कि एग्जॉस्ट पॉइंट खुल जाएगा और सक्शन पॉइंट बंद हो जाएगा। उसके बाद जब ये दोबारा घूमेगा तो ये रेफ्रिजरेंट यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेस हो जाएगा। ये देखो ब्लू कलर से जो है वो मैंने दिखा रखा है लो प्रेशर, और जब रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो गया है वो मैंने पिंक कलर से दिखा रखा, रेड कलर से दिखा रखा हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट इसकी देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, पहले दे कैन डिलीवर लिक्विड टू हाई प्रेशर, लिक्विड को या रेफ्रिजरेंट को किस पे, हाई प्रेशर पे डिलीवर करता है। गिव ए रिलेटिवली स्मूथ आउटपुट स्पेशली एट हाई स्पीड में जब ये चलता है, इसका जो आउटपुट है या इसकी जो आवाज है वो बहुत कम रहती है, ठीक है। पॉजिटिव एक्टिंग, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर में आता है। विस्कस फ्लूइड, जब विस्कस फ्लूइड होता है ना, जैसे
आपकी ग्लिसरीन होती है या म्यूकस जो होता है, उस तरीके जो विस्कस फ्लूइड है चिपचिपा, उसको भी ये क्या करता है, आसानी से कंप्रेस कर सकता है। स्मॉल साइज कंप्रेसर कैन प्रोड्यूस हाई फ्लो रेट, छोटे कंप्रेसर जो है हाई फ्लो रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइब्रेशन जैसे मैंने आपको बताया इसमें कम है क्योंकि मूविंग पार्ट कुछ ज्यादा है ही नहीं, एक ही है। लो लीकेज लेवल भी इसमें बहुत कम होता है। उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मोर एक्सपेंसिव देन सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप से ज्यादा एक्सपेंसिव है। शुड नॉट बी यूज फॉर फ्लूइड कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, जिन फ्लूइडों में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स अगर होते हैं वहां पे ये काम नहीं करेगा, केवल नॉर्मली इसको लिक्विड ही चाहिए। एक्सेसिव वियर इफ नॉट पंपिंग विस्कस मटेरियल, अगर विस्कस मटेरियल को ये पंप नहीं किया तो इसमें जो इसके जो वाल्व है सक्शन और डिस्चार्ज, उनमें क्या होता है, वियर आ सकता है, मतलब वो टूट फूट सकते हैं। मस्ट नेवर बी यूज इन द डिस्चार्ज क्लोज, डिस्चार्ज अगर क्लोज हो तब ये यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कंप्रेस इतना प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, वो इसको डैमेज कर सकता है कंप्रेसर। डर्टी एनवायरनमेंट के लिए यह है नहीं, सिंपल सी बात है, और इसकी लाइफ टाइम क्या है, बहुत कम। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, रोटरी कंप्रेसर के बारे में। उसके बाद हम आते हैं स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर कैसा होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की तरह होता है। स्क्रॉल कंप्रेसर एक्सेप्ट स्मॉलर पोर्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट मोर फ्रिक्वेंटली, क्या होता है, स्मॉलर पोर्शन होता है इसमें थोड़ा सा, मतलब पोर्शन जो है स्क्रॉल कंप्रेसर में थोड़ा कम होता है। दिस मीन्स दैट मफलर्स एंड डैम्पर ये क्या होते हैं, हमको आपको उसमें बताऊंगा। सिस्टम फीचरिंग स्क्रॉल कंप्रेसर आर आल्सो मच लेस लाइकली टू सफर प्रॉब्लम विद नॉइज और मालफंक्शन इन प्रेस व्हिच इज कॉज्ड बाय, ऑपरेशन के दौरान जो नॉइज होती है और जो कुछ ना कुछ कमियां आती हैं, उनको ये कंप्रेसर क्या करता है, इजीली बियर कर लेता है। When a compressor is operating, one of the two spirals is pressed against the other with the help of medium pressure from a pocket in the scroll set, where the full compressor has not been achieved. The result of two spiral, कहने का मतलब ये है कि दो इसमें एंगेजमेंट होती हैं, दो स्क्रोल कंप्रेसर में कौन कौन से होते हैं मैं दिखाता हूँ। दो एंगेजमेंट होते हैं, एक होता है, आप ये जो पर्पल कलर वाला देख रहे होंगे, ये क्या है, एक रोटर है, और इसके अंदर एक और रोटर फिक्स होता है जो आप देख रहे होंगे, ये लाइट ब्लू कलर से, ये वाला मैं नंबर डाल देता हूँ, ये पर्पल वाला हो गया 1 और ये हो गया 2। इसमें एक जो है रोटर, एक जो है वो फिक्स रहता है और दूसरा जो है क्रैंकशाफ्ट वो रोटेट करता है। तो जब ये भी इसेंट्रिक की तरह रोटेट करता है, इसमें देखो कहीं कहीं आपको देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, मतलब यहाँ पे कंप्रेस रेफ्रिजरेंट हमारा भरा हुआ है, यही देखो गैप, यहाँ पे ये गैप खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे रेफ्रिजरेंट कंप्रेस हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे गैप है पूरा, और धीरे धीरे यहाँ पे ये गैप खत्म हो गया। तो जब ये गैप खत्म होता है इसका मतलब जो रेफ्रिजरेंट इसमें भरा हुआ होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और जहाँ ये गैप ज्यादा होता है वहां पे रेफ्रिजरेंट कंप्रेस नहीं हुआ होता, अभी इनिशियल स्टेज में होता है, ठीक है। तो इसमें इसका फंक्शन बहुत आसान है, दो स्क्रॉल होते हैं इसलिए इसको स्क्रॉल कहा गया है। फर्स्ट होता है ये वाला पर्पल वाला, उसके बाद सेकंड होता है ये ब्लू वाला। एक इसमें फिक्स रहता है, एक रोटेट करता है। जब एक रोटेट करता है तो यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या है, इनलेट हो जाता है, और ये रोटेट करते करते इसमें रेफ्रिजरेंट पूरे में बढ़ जाता है, और जैसे ये रोटेट करता रहता है अपने सेंट्रिक पोजीशन पे, इस पॉइंट के बेस पे धीरे धीरे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट यहाँ जैसे आप देख रहे हो इस जगह पे और इस जगह पे यहाँ गैप बिल्कुल कम हो गया, तो यहाँ पे जब रेफ्रिजरेंट पहुंचता है तो रेफ्रिजरेंट यहाँ क्या करता है, कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, ये कैसे स्क्रोल कंप्रेसर कैसे काम करता है। अब इसके हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें भी दिखा रखा है कैसे सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, धीरे धीरे, सॉरी एडवांटेज देख लेते हैं हम। रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट, 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ड्यू टू नो पिस्टन, इसमें कोई पिस्टन नहीं है इसलिए इसके एनर्जी कॉस्ट जो है क्या करती है, वो बहुत कम होती है, ठीक है। री एक्सपेंशन लॉजिक, टिपिकल फीचर ऑफ ईच पिस्टन स्ट्रोक एनकाउंटर रेसिप्रोकेटिंग मॉडल, जो पिस्टन वाले जैसे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में पिस्टन वाले में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम इसमें एनकाउंटर नहीं की जा सकती, ठीक है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेवरल मूविंग पार्ट, इसमें कोई ज्यादा मूविंग पार्ट नहीं होता, केवल दो स्क्रॉल होते हैं, उसमें मूविंग पार्ट कोई है ही नहीं, जैसे पिस्टन रोड थी, क्रैंक शाफ्ट था, रेसिप्रोकेटिंग में ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें मूविंग पार्ट्स कोई है नहीं।
कंसिडरेबली क्वाइटर, इसका ऑपरेशन जो है वो क्वाइटर होता है, मतलब वो शांत रहता है जब कंप्रेस करता है रेफ्रिजरेंट को, जब ये बहुत शांत रहता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर कंप्रेसर। द वेट एंड फुटप्रिंट आर कंसिडरेबली स्मॉलर, इसका वेट जो है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। गल्स गैस पल्सेशन इज आल्सो मिनिमाइज, गैस पल्सेशन मतलब कोई गैस जो अगर जो पूरी तरीके से 100% कंप्रेस नहीं होती, कुछ गैस विदाउट कंप्रेस भी बाहर आ जाती है, तो इसमें ये प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइज हो जाती है, बहुत कम हो जाती है और लेस वाइब्रेशन होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज देखना है यार, जल्दी नॉट इजीली रिपेयर, ये आसानी से रिपेयरेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें दो ही क्या नाम है स्क्रोल होते हैं, वो खराब हो गया तो आपको चेंज ही करना है, तो इतनी आसानी से रिपेयर होने का इसमें मतलब ही नहीं है। उसके बाद Many reciprocal compressor are tolerant on rotating both direction. This is usually not case in उसको दो बहुत से होते हैं कि वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब अगर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज में, पर ये जो क्या है केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है। इंक्रीमेंटल कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम, इसका कैपेसिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, बहुत अच्छा है और प्रॉब्लमेटिक एज वेल, प्रॉब्लम में भी है पर बहुत अच्छा भी है। ठीक है, तो ये इसकी हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारा है स्क्रू कंप्रेसर। अब स्क्रू आपने देखा होगा, नट बोल्ट वाले जो स्क्रू बोलते हैं उनमें क्या कहते हैं, चूड़ियां कटी हुई होती हैं जिन्हें हम थ्रेड बोलते हैं। तो स्क्रू कंप्रेसर भी इसी तरीके का कंप्रेसर होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है। ए रोटरी कंप्रेसर इज ए टाइप ऑफ गैस कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर क्या है, गैस कंप्रेसर का टाइप है, विच यूजली रोटरी टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। दे कैन ओनली यूज टू रिप्लेस पिस्टन कंप्रेसर। ये कहाँ यूज होता है, जहाँ पे हमें पिस्टन नहीं चाहिए होता वहां पे ये इस्तेमाल होता है। उसी तरह हमारा ये जो है स्क्रू कंप्रेसर जो है, इसको प्रोसेस रोटरी स्क्रू इज ए कंटिन्यूअस स्वीपिंग मोशन, कंटिन्यूअस मोशन होता रहता है इसमें। इसमें लिटिल पल्सेशन होती है, मतलब गैस जो है वो प्रॉपर मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ गैस छूट जाती है, पर छूट जाती है पर इतना नहीं छूटती जितना और कंप्रेसर छोड़ देते हैं, मतलब ये ज्यादा गैस को कंप्रेस करने में सक्षम है। सर्जिंग ऑफ फ्लो इसका बहुत कम है क्योंकि इसमें पिस्टन नहीं होता। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रेशर क्लियरेंस बिटवीन द हेलिकल रोटर, दो रोटर होते हैं हेलिकल इसमें, और रोटर्स चैम्बर में सीलिंग, ये आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको जब अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये किसकी बात कर रहा है। स्क्रू कंप्रेसर जैसे मैंने आपको बताया, ये एक स्क्रू जैसे आपका स्क्रू होता है उसमें थ्रेड कटे हुए होते हैं, उसकी तरह होता है। ये देखिए डायग्राम में, इसका भी ऑपरेशन बहुत सिंपल है। एक तो स्क्रू ये हो गया नंबर 1 और दूसरा स्क्रू हो गया ये नंबर 2। दो स्क्रू होते हैं इस तरीके से, मान लीजिए दो स्क्रू, ये दो स्क्रू आपस में ऐसे ऐसे रोटेट होते रहते हैं, जैसे ड्रिल बिट होती है ना, धीरे धीरे कटिंग एजेस होती है, ऐसे इसके बीच में स्पेस होता है, कटिंग एजेस होते हैं। तो क्या होता है इसमें, यहाँ से रेफ्रिजरेंट अंदर आता है, यहाँ से ये एरो बना हुआ, ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर आया और यहाँ पे भर गया, इन दोनों के बीच में आ जाता है यहाँ पे। और जब ये ऐसे ऐसे करके रोटेट होते रहते हैं, ये आपस में दोनों जब ये घूमते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है वहां से रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता, जैसे मान लीजिए यहाँ से रेफ्रिजरेंट ये ट्रेवल करता दोनों के बीच से ट्रेवल करता धीरे धीरे कंप्रेस होता रहता है। और क्या होता है, यहाँ से जो गैस आउटलेट दिख रही है ये वाला, यहाँ से आउट हो जाता है। मतलब सीधी सी बात यह है, मैं आपको थोड़ा क्लियर एग्जांपल में बताऊं, शुगर केन का जहाँ गन्ने का रस निकलता है, वहां पे क्या करते हैं, दो रोटर के बीच में हम क्या करते हैं, गन्ने को निकाल देते हैं, वो उसको धीरे धीरे कम दबाते रहते हैं ताकि उसका गन्ना जो है वो कमजोर हो जाए या पतला हो जाए और धीरे धीरे उसका निचोड़ के जूस निकल जाए। इस तरीके से मान लीजिए कि दो रोटर है, इसको जिसको हमने टेक्निकल लेवल स्क्रू बोल दिया है, इन दोनों के बीच में ये स्क्रू ऐसे ऐसे रोटेट होते रहते हैं और इनके बीच में रेफ्रिजरेंट रहता है हमारा। तो जब रेफ्रिजरेंट इनके बीच में रोटेट करता रहेगा, इन दोनों के बीच में फंसता रहेगा, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कंप्रेस हो जाएगा और उसका प्रेशर भी हाई हो जाएगा। कंप्रेस होएगा तो प्रेशर तो ऑब्वियसली हाई होगा ही। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है, धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट यहाँ से आता है और कंप्रेस होके दोनों रोटरों के बीच से क्या है, गैस यहाँ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्रू कंप्रेसर। उसके बाद देखते हैं इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो इसमें भी थोड़ा अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाए, तो मैंने थोड़ी मेहनत करी है,
बाहर से एयर सक करते हैं, ये देखो ये ब्लू कलर का है जो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट लगा हुआ भर गया। उसके बाद ये देखो पहले आगे था, उसके बाद जब ये रोटेट हुआ धीरे धीरे ये कंप्रेस होके एक स्टेप आगे चला गया। उसके बाद यहाँ देखा आपने कंप्रेसर फिनिश जब होने वाला है, जब ये कंप्रेस हो चुका है एक और स्टेप आगे चला गया। पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया, उसके बाद लास्ट में कंप्रेस होने के बाद यहाँ से बाहर निकल गया रेफ्रिजरेंट हमारा। ठीक है, तो ये इसकी ऑपरेशन की इमेज थी। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हायर स्पेसिफिक आउटपुट होता है, इसका आउटपुट जो है गैस कंप्रेस करने का वो क्या होता है, हाई होता है। लेस मूविंग पार्ट, कोई मूविंग पार्ट नहीं, केवल दो रोटर है, उनमें ही आप बीच में खांचे कटे हुए हैं, थ्रेड कटे हुए हैं, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, जिससे इसमें वाइब्रेशन क्या होती है, बहुत कम होती है, आवाज नहीं आती। रेफ्रिजरेंट का जो लॉस होता है, मतलब रेफ्रिजरेंट जो होता है वो बहुत कम यूज होता है या लॉस उसका बहुत कम होता है। डीब्रीज, इसमें क्या होता है, जब ये दोनों के बीच में जो ये खांचे हैं ये क्या होता है, आपस में घिसते रहते हैं, तो बस इसका यही एक बियर टीयर होता है और कुछ नहीं होता। और जो इसकी बियरिंग है जिससे वो बियरिंग से रोटेट कर रहा है वो खराब होती है बियरिंग इसकी, इसलिए वो इसकी क्या है, एक डिसएडवांटेजेस है। अगला आप पढ़ते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, ये हमारा लास्ट कंप्रेसर है और इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूजेस द प्रिंसिपल डायनेमिक कंप्रेशन, डायनेमिक कंप्रेसर प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायनेमिक कंप्रेसर में पे बेस्ड कौन सा कंप्रेसर होता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो उसमें आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर देना पड़ेगा। विच इन्वॉल्व कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी को करता है। टू इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को क्या करता है, प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करता है और टेम्परेचर को भी इंक्रीज करता है। P फॉर प्रेशर एंड T फॉर टेम्परेचर। ठीक है, इट कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी टू स्टैटिक एनर्जी प्रेशर। द कोर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज रोटेटिंग इंपेलर, इसका जो सबसे मेन जो इसका पार्ट है वो क्या है, इंपेलर। इसमें मैं आपको यही थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, ये इंपेलर होते हैं, इंपेलर मतलब ये ब्लेड होते हैं, इंपेलर एक तरीके से ब्लेड, वो क्या करते हैं, बहुत स्पीड में रोटेट करते हैं, बहुत ज्यादा आरपीएम पे वो रोटेट करेंगे, जिससे क्या होता है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट क्या होता है इसके अंदर एंटर होता है। और आपने देखा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, एक अपकेंद्री और एक ध्रुव केंद्री, मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं है। तो उसमें क्या होता है, एक एग्जाम्पल होता है, जैसे हम एक धागे से अगर एक पत्थर को बांध देंगे और उस धागे को हम तेज तेज ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, पत्थर जो है वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब अगर हम ऐसे घुमा के उस पत्थर को बांध के धागे से और छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, पत्थर दूर जाएगा ना कि पास आएगा। तो वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो केंद्र की तरफ लगती है। तो ये इंपेलर से जब गैस जो है वो गुजरेगी और ये बहुत तेज तेज रोटेट होता रहेगा तो गैस क्या होगी, धीरे धीरे एक जो उसका सेंटर पॉइंट होगा, जो उसका सेंटर पॉइंट होगा किसका, इंपेलर के में जो कंप्रेसर का या इंपेलर का, सारी गैस घूम फिर के उसमें जब यहाँ रोटेट होगी घूम फिर के एक जगह इकट्ठी हो जाएगी बीच में। और जब वो काफी हाई रोटेशन पे जब घूमती है तो वो क्या होती है, कंप्रेस हो जाती है और एक बीच में मिडिल पॉइंट पे आगे सेंटर पे आगे इकट्ठी हो जाती है कंप्रेस होने के बाद। तो इसलिए मेन फंक्शन इसका क्या है, इंपेलर। इसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर भी बोला जाता है। अगली स्लाइड में मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये डायग्राम है, ये इंपेलर लगे हुए हैं, ठीक है, ये बहुत रोटेट होते रहते हैं बहुत तेज। ये स्टील का बना है, ये इसकी केसिंग है ऊपर की, ठीक है। डिस्चार्ज यहाँ से हो जाता है, रेफ्रिजरेंट अंदर यहाँ से आता है इंपेलर से बहुत तरीके से, जैसे मैंने बताया ये ब्लेड बहुत घूमते रहते हैं बहुत तेज तेज बहुत तेज तेज, जिसलिए रेफ्रिजरेंट जो है कंप्रेस होके एक सेंटर पॉइंट पे आके यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से वो डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है, इसलिए इस कंप्रेसर का नाम हमने क्या दिया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या डायनेमिक कंप्रेशन भी इसको बोलते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक और डायग्राम है इसका, ये रेफ्रिजरेंट यहाँ से अंदर आया,
ये बहुत तेज स्पीड में इम्पेलर जो इसके ब्लेड है वो बहुत तेज स्पीड में घूमे, तो धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट क्या हुआ, घूमते घूमते एक सेंटर में आके कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और उसको हम फिर डिस्चार्ज पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। हाई रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है। एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ मल्टीपल कंप्रेसर एंड इंस्टॉल स्टैंडर्ड एबिलिटी, बहुत सारे कंप्रेसर को एक जगह इकट्ठा करने, मतलब 3-4 कंप्रेसर को जोड़ने की वो नीड इसमें क्या होती है, केवल एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में खत्म हो जाती है। फॉर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशन मशीन प्राइस आर लोअर टू हायर वॉल्यूम फ्लो रेट, इसका फ्लो रेट क्या है, वो हाई है, बहुत अच्छा है ये। प्लॉट एरिया जो है इंस्टॉलेशन में वो क्या करता है, बहुत कम झेलता है। मशीन इज स्मॉल एंड लाइट वेट होती है इसकी मशीन जो होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट आर लोअर होती है क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें केवल एक इम्पेलर होता है, तो साइज तो स्मॉल होगा ही इसका। उसके बाद नो ट्यूब और सील, कोई इसमें ट्यूब और कोई इसमें सील नहीं होती है, ठीक है, जिससे गैस जो है कंटेमिनेट हो जाए, दूषित हो जाए। एब्सेंस ऑफ एनी पल्सेशन, पल्सेशन इसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, और सर्जिंग पॉइंट भी कम होता है। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो हर चीज़ की कुछ खासियत होती है, कुछ कमियां भी होती हैं। अगर किसी में कोई कमी ना हो तो केवल एक ही चीज़ चलती रहे, हम 4-5 कंप्रेसर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी की कुछ खूबी है, किसी की कुछ हानि। इसकी एफिशिएंसी क्या है, लोअर है जेल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। ड्यू टू रिसाइकिल नॉट एफिशिएंट बिलो द सर्च पॉइंट, रिसाइकिल टाइम पे ये सर्च पॉइंट के नीचे जहाँ रेफ्रिजरेंट जो है वो सर्जिंग होने लगती है उसमें, उससे नीचे ये काम नहीं कर सकता। अगर हम गैस की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम गैस है R134 हम इसमें कंप्रेस करा रहे हैं, या R32 कंप्रेस करवा रहे हैं, तो अगर हम दूसरी गैस या 810 या R610 लेते हैं, अगर इस कंप्रेस में यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये कंप्रेस नहीं कर पाएगा उस गैस को, ये नॉर्मली एक पर्टिकुलर गैस के लिए फिक्स होता है। लो मोलिकुलर वेट गैस का इसका लोअर होता है, मैकेनिकल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ये इसकी क्या हो गई, डिसएडवांटेज हो गई। तो हमने क्या क्या कंप्रेसर के बारे में पढ़ा, कंप्रेसर क्या होता है, उसके बाद हर एक कंप्रेसर के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसकी मैं अलग से एक और स्लाइड बना दूंगा, एक एक कंप्रेसर को एक एक लेक्चर में कंप्लीट करने की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रोड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसके बाद हमने पढ़ा रोटरी कंप्रेसर, थर्ड हमने पढ़ा स्क्रोल कंप्रेसर, फोर्थ हमने पढ़ा स्क्रू कंप्रेसर, और फिफ्थ हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, जो केवल डायनेमिक कंप्रेशन होता है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर होता है। तो आज के लिए इस स्लाइड में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि कंप्रेसर और उसके पार्ट्स और कैसे वो कार्य करते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके लिए नमस्कार।